जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में दोस्तों हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। आज जो पेपर हम सब कवर करेंगे वह है आपका 9 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 2 को कवर करेंगे। पेपर 1 के लिए दोस्तों आपको इसी प्लेलिस्ट में 50 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हम सब पेपर 2 के अंतर्गत जो आपका यह पेपर हुआ था इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो आपका सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं उसी के 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। सीटेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसलिए हम सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुहिमदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। दोस्तों क्या अर्थ है? 3 मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है चेर चालुक्य चोल, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पांडव चोल चालुक्य, तीसरा ऑप्शन है चोल सातवाहन चालुक्य, या फिर लास्ट ऑप्शन है चोल चेर पांडव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चोल चेर पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? दोस्तों किसके उपनिषद के संदर्भ में? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ऑप्शन बी है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन सी है इन ग्रंथों में प्रजा और शासक के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रायः विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे आपको बताना है दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोदी, बी ऑप्शन है तुर्क सैयद तुगलक खिलजी लोदी, सी ऑप्शन है दोस्तों तुर्क सैयद खिलजी तुगलक लोदी, या फिर लास्ट ऑप्शन है खिलजी सैयद तुगलक लोदी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मिलान करना है। कह रहे निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची बी से उनसे संबंधित राज्य में मिलान करें। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें मिलान ही एक करके आपको बता देते हैं। इसे भारतनाट्यम लिखा गया दोस्तों। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये इसमें किस में चला जाएगा? ये आपका बी में हो जाएगा। पहला जो है बी में जाएगा। इसके बाद कथकली। कथकली की हम सब बात करें तो यह दोस्तों केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली सी में चला गया। यक्षगणम दोस्तों जो है यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो यह आपका डी में चला जाएगा। अब कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपका ए में चला जाएगा। तो राइट आंसर आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है। अब इसमें जो ऑप्शन में गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है। पहला ऑप्शन जो है ये संत सभी जातियों के जिनमें दोस्तों अस्पृश्य समझे जाने वाले जातियों के लोग भी शामिल हैं। बी ऑप्शन है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ऑप्शन सी है दोस्तों ये शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम या मुक्त का मार्ग बताते थे। लास्ट ऑप्शन है वे संगीत का विरोध करते थे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये वे संगीत का विरोध करते थे। ये आपका गलत आंसर है और गलत जो है गलत के साथ चला जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का कालक्रम अनुसार लगाइए। दोस्तों
किसके, मुगल साम्राज्य के पतन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले कथन दिए गए हैं, कह रहे प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन। बी दूसरा कथन है दोस्तों, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता। तीसरा कथन है तो सैन्य वित्तीय संसाधनों का कम होना। डी है दोस्तों, नादिर शाह और अहमद शाह तब अब्दाली द्वारा आक्रमण। अब इसका क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा क्रम लास्ट में आएगा। मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या क्या था। हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं पहला ऑप्शन है ए, डी, बी और सी सही है, या फिर डी, बी, सी, ए कालक्रम होगा दोस्तों, या फिर सी, ए, डी, बी होगा, या फिर दोस्तों बी, सी, ए, डी होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद बी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला इसमें जो कथन दिया गया है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई दोस्तों। इसके बाद जो इसका कथन दिया गया है, दूसरा कथन है, यानी कथन भी दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी सही है किंतु ए गलत है। सी ऑप्शन है दोस्तों ए तथा बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु जो बी है आपका ये गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। पहले इसमें कथन हम समझ लेते हैं। अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। अगला कथन है सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, जुर्माने के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बी सही है किंतु ए गलत है। सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है, या फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों कह रहे हैं कि ए तथा बी दोनों सही हैं किंतु जो है ए का कारण बी नहीं है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी दोस्तों? स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी? ऑप्शन है पहला पंडित रामाबाई, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ताराबाई शिंदे, तीसरा ऑप्शन है राज सुंदरी देवी, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, ताराबाई शिंदे जो है इन्होंने ही स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन है? कौन थी दोस्तों? ऑप्शन है पहला रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन बी है दोस्तों इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी है हजारा बेगम, ऑप्शन डी है दोस्तों आबादी बानो बेगम। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए रुकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मार्सिस अपनी त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों और गरीब परिवारों से लाया गया था, क्योंकि दोस्तों डैश डैश है। अब हम कुछ इसमें कथन पहले दिए गए हैं। पहला इसमें जो कथन दिया गया है, इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थिति से दूर जाने में सहायता की। बी कथन है, इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने में और ऊर्ध्व गतिशील अर्जित करने में सहायता मिली। तीसरा कथन है दोस्तों, इनके पास यह काम
करने के लिए पर्याप्त कद काठी और कौशल था। लास्ट कथन है दोस्तों, वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। तो सही विकल्प चुने। हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, बी ऑप्शन है दोस्तों ए और डी सही है, सी ऑप्शन है बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी और डी सही है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। दोस्तों कौन सा स्वदेशी आंदोलन? पहले कथन कुछ दिया गया है, करें स्वदेशी व्यापारिक संगठन, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा का उपयोग, या फिर लास्ट है दोस्तों स्वदेशी पुलिस। अब इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। करें केवल 1 और 2 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं, चौथा नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। कथन ए और कथन बी को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। पहला जो कथन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ फैक्ट पर हस्ताक्षर किए। पहला कथन हो गया। अब जो दूसरा कथन दिया गया है, दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन बी गलत है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ए गलत है लेकिन बी सही है, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए बी सही है लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी है दोस्तों दोनों ए बी सही है लेकिन दोस्तों बी ए की व्याख्या करता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कह रहे हैं कि दोनों ए बी सही है लेकिन बी ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। दोस्तों किसके गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, कौन से देश? पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला कुछ कथन दिए गए देश के बारे में, फिर आपको बताना है इंडोनेशिया, मिस्र या फिर घाना, इंग्लैंड। अब इसमें कौन कौन से देश सदस्य थे उसको आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि बी और सी, दूसरा ऑप्शन है सी और डी, तीसरा ऑप्शन है सी और डी ए। सॉरी दोस्तों यहाँ पे है पहला ऑप्शन जो दिया गया है, कह रहे हैं कि ए बी और सी, दूसरा ऑप्शन है बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है ए सी डी या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी डी। तो दोस्तों कौन कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पहला ए और बी और सी, इंडोनेशिया, मिस्र और दोस्तों घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ग्रह लिखा गया है, एक तरफ वर्णन लिखा गया है। ग्रह के नीचे दोस्तों मार्स मंगल, उसके सामने लिखा गया आंतरिक ग्रह, दूसरा है शुक्र, उसके सामने बौना ग्रह लिखा है, तीसरा है बृहस्पति, उसके सामने दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह, चौथा है पृथ्वी, उसके सामने लिखा है आकार में 5वां बड़ा ग्रह। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं उपरोक्त में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। दोस्तों पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 और 2 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन है 3 और 4 सही है, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 1 और पहला और चौथा सही है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट दोस्तों पहला और चौथा सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। दोस्तों विषुवत वृत्त आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बोल्विया, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बोत्सवाना, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील या फिर लास्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। अक्षांशों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब के 2
बराबर भागों में विभाजित करती है। कथन ए हो गया। कथन बी है जो दोस्तों कह रहे हैं किसी स्थान विशेष की स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कह रहे हैं केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी सही है। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा, केवल ए सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहते हैं यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर 12 बजे हैं तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा। कह रहे हैं कि 8 PM, 4 PM, 8 AM या फिर 4 PM। दोस्तों कहाँ पे 12 कहाँ बज रहे हैं, ये ग्रीनविच रेखा जो है रेखा पर दोपहर 12 बज रहे हैं, तो उसी समय 1 से 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बजेंगे समय उसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाता टेबल पर विचार कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति उसके सामने क्षेत्र लिखा गया दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति नीचे लिखा गया सदाबहार वन, उसके सामने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा है दोस्तों पर्णपाती वन, शीतोष्ण क्षेत्र। सही मिलान का चयन करें दोस्तों। इसमें कौन सा सही उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि पहला दूसरे में जाएगा, पहले हम इससे मिलान करके आपको दोस्तों बता देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें जो कह रहे हैं इसको हमको मिलाना है। जैसे सदाबहार वन दोस्तों, जो सदाबहार वन है वो किस में जाएंगे, वह इसमें आपका एक इसमें दोस्तों को मिलान करना है। जैसे सदाबहार वन है, जो सदाबहार वन होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या फिर शीतोष्ण क्षेत्र या फिर दोनों में। तो पहले इसमें हम विकल्प आपको बताते हैं फिर आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। इसमें जो कह रहे हैं कि कह रहे हैं पहला ए जो है पहले में और बी दूसरे में, यह सही होगा। या फिर दोस्तों ए जो है पहले में जाएगा और दूसरा दोस्तों दूसरे में बी और दूसरा। और सी जो कह रहे हैं कि सी ए जो है पहले में और बी पहले और दूसरे में। और जो लास्ट है दोस्तों कह रहे हैं कि ए पहले में जाएगा और दूसरा और बी पहले और दूसरे में। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जिसमें दोस्तों अपक्षेदी चट्टानों पदार्थ जनक चट्टान और उपमृदा के बीच अवस्थित होता है दोस्तों। ये तो कथन फर्स्ट हो गया। कथन बी हम समझते हैं। कथन बी जो है किसी क्षेत्र की जलवायु दशा वहाँ के मृदा परिप्रेक्षिका की मोटाई को निश्चित करता है। ऑप्शन है पहला कह रहे हैं ए और बी दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, तीसरा ऑप्शन है ए सही है बी लेकिन गलत है, लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न से कौन से मुख्य मानक है दोस्तों। पहला है अक्षांश देशांतर, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब एवं पवने, ऑप्शन सी है दोस्तों तापमान वर्षण एवं वनस्पति, ऑप्शन डी है ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापमान वर्षण एवं वनस्पति। इसमें प्राकृतिक की बात करें दोस्तों, प्राकृतिक क्षेत्र के विभाजन में कौन सा मुख्य मानक है, तो मानक यही होगा तापमान वर्षण एवं वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा वायुमंडल की परत पहचान कीजिए। पहला जो कथन है इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। और दूसरा इसमें जो कथन है दोस्तों आयन मंडल इस परत का एक भाग है। हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उच्च दाब संबंधित है दोस्तों, उच्च दाब संबंधित है। पहला है बादल युक्त आकाश और नम मौसम से, बी ऑप्शन है भारी वर्षा से, या फिर सी ऑप्शन है स्पष्ट एवं स्वच्छ
धूप भरे आकाश से, लास्ट ऑप्शन है तूफान से। दोस्तों उच्च दाब संबंधित है, किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित है दोस्तों स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? दोस्तों अरब सागर पर, उसको आपको बताना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल तमिलनाडु, या फिर लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक और केरल। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरब सागर पे जो तट लगा हुआ है वह आपको बताना है। कर्नाटक और केरल जो आपका है यह लगा हुआ है किस पे? अरब सागर पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन दिया गया है, बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन जो है कारण है दोस्तों, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। अब हम इसमें कथन कारक वाले इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर की व्याख्या करता है एक ही। आर जो है व्याख्या करता है किसकी? एक ही। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी? एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड बढ़ाना, क्या दोस्तों जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने के हेतु उन्हें निम्न में कौन सा उप प्रत्ययों पर चर्चा करने की ज़रूरत है? दोस्तों क्या पढ़ा रही है? जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। कौन से जनसंख्या पिरामिड को बेहतर समझाने के लिए कौन से उप प्रत्ययों को वह चर्चा करनी जरूरी है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें पहले कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहे जनसंख्या घनत्व, आयु वर्ग, युवा, या फिर दोस्तों युवा आश्रित लोग एवं वृद्धि आश्रित लोग, या फिर लास्ट है जन्म दर। कौन सा इसमें सही होगा? कह रहे हैं केवल ए, बी और सी सही होगा। ऑप्शन बी है बी, सी तथा डी सही होगा। ऑप्शन सी है ए, सी तथा डी सही होगा। लास्ट ऑप्शन है ए, बी तथा सी तथा डी तीनों सही होगा, चारों सही होगा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल बी, सी तथा डी सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है क्योंकि यह डैश डैश है, किसानों को साल भर कमाने का मौका देती है। ऑप्शन बी है दोस्तों किसानों की आय दुगनी करती है। ऑप्शन सी वर्षा दोहन से सुरक्षित रखती है, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों खेत की उत्पादकता बढ़ाती है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा दोहन से सुरक्षित रखती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रकार सामाजिक पूर्वाग्रह को चुनौती देती प्रतीत होती है? पहला जो ऑप्शन है वह असकल लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता अपनी व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता। दूसरा ऑप्शन है, इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है किसी कक्षा में बच्चे अपना भोजन ऐसे सहपाठी के साथ साझा करने से बचते हैं क्योंकि वह एक कच्ची बस्ती में रहती है। जो तीसरा कथन है एक प्राथमिक विद्यालय में लड़के लड़कियों को केवल विद्यालय के भीतर खेले जाने वाले खेलों का प्रावधान किया जाता है। जो लास्ट ऑप्शन है बच्चे अपने मित्र का मजाक उड़ाते हैं जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता है क्योंकि उसका रंग सांवला है।
तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही। इसमें जो बात कर रहे थे दोस्तों, कह रहे थे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रकार सामाजिक पूर्वाग्रह जो समाज में एक प्रचलन है उसे दूर करने की उसे चुनौती देती है या फिर उसे दूर करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय के चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है अपनी व्हीलचेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी गांव में भूमि को नापने लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, पटवारी, जिलाधिकारी, पंचायत समिति। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, जो पटवारी होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अब जो ऑप्शन में आपके गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें पहला कथन है यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है। बी ऑप्शन है इसकी सेवाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान की जाती हैं। सी कथन है दोस्तों इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य हैं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। इसमें सही नहीं है, इसमें जो गलत पूछा है, इसमें ऑप्शन में जो आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें नहीं पूछा था, नहीं क्या है, इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य हैं। तो यह आपका कथन गलत होगा, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है वही सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार कार्य करते हैं। दोस्तों क्या बाजार कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादक व्यापारी उपभोक्ता, बी ऑप्शन है उत्पादक उपभोक्ता व्यापारी, सी ऑप्शन है व्यापारी उत्पादक उपभोक्ता, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता व्यापारी उत्पादक। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा उत्पादक व्यापारी और उपभोक्ता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कह रहे हैं बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो कथन है बुनकर सहकारी संस्था अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकर की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों एक सहकारी संस्था में बुनकर जिनका हित समान होता है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल दो सही है, तीसरा ऑप्शन है इसमें एक और दो दोनों सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक दो पहला और दूसरा गलत है। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है? यहाँ फिर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन में जो आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। भारत एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था। ऑप्शन सी है दोस्तों प्रथम आम चुनाव में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया था, या फिर लास्ट ऑप्शन है सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों का प्रत्यक्ष सहभागिता है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आपका गलत होगा वही तो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन इसमें आप कौन सा गलत है? डी गलत है। सरकार का निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों का प्रत्यक्ष सहभागिता है। दोस्तों प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जो सरकार निर्णय लेती है जो आपके द्वारा चुने हुए सांसद विधायक होते हैं वह उसमें भाग लेते हैं, ना कि सीधा जनता उसमें भाग लेती है। तो दोस्तों इसलिए लोगों को इसमें डायरेक्ट भूमिका नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है कि क्योंकि उसमें जो लोग भागीदारी जो उसमें जिसकी उसमें भूमिका होती है उन्हें हम चुनते हैं। जैसे संसद हो गए, विधायक हो गए, इन्हें हम चुनेंगे और जो नियम कानून बनेगा उसमें वह भाग लेते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषयों में चुनाव करना पड़ता है, इसीलिए
इसलिए नहीं कि उनका विषयों के प्रति रुझान है, बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। यह है ऑप्शन है, क्या कहलाएगा? भेदभाव, रूढ़वादिता, या फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है समदुभृति, या फिर लास्ट ऑप्शन है घोटोआइजेशन। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़वादिता। क्या कहलाता है? यह रूढ़वादिता कहलाता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खाली खाली जगह दोस्तों डेस्क है का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसा वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनके विचार, और जैसे वे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। तो क्या है दोस्तों? न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है, क्या होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वह हम कर सकते हैं। स्वतंत्रता का यही अर्थ होता है। लेकिन कोई और आदमी आपसे डिस्टर्ब ना हो, कोई और आपसे प्रभावित ना हो। आप ऐसा कहेंगे तो बोलने की हमारी आज़ादी है, हम कुछ भी बोलें। आप ऐसा चीज़ नहीं बोल सकते कि अगला वालों को समस्या हो। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे, अगले वाले की समस्या हो रही है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। इसलिए आप वह चीज़ बोल सकते हैं जिससे किसी को समस्या ना हो। आप वह चीज़ कर सकते हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो यही है दोस्तों स्वतंत्रता का अर्थ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह मिलान करने से आए। कह रहे हैं कि स्तंभ में दिए गए भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों के संदर्भ और मूल्यों के स्तंभ बी में उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। अब पहले दोस्तों है कह रहे हैं संप्रभु। संप्रभु का क्या मतलब है? अब संप्रभु का मतलब होता है दोस्तों, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। संप्रभु का मतलब होता है लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। क्या? लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। ऑप्शन इसमें कौन है? यह ऑप्शन आपका बी में चला जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत लंबी है, बड़ा है, तो इसलिए पूरा नहीं दिख पाएगा, लेकिन हम आपको बता देंगे कौन कौन इसमें जाएगा। तो ये संप्रभु का मतलब क्या होता है? लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। अब गणतंत्र लिखा है दोस्तों। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति हो दोस्तों। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र जो है वह राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। अब बंधुत्व का क्या मतलब होता है? तो बंधुत्व का मतलब होता है, आपका फोर्थ में चला जाएगा। बंधुत्व का मतलब होता है लोगों को भाइयों और बहनों की तरह रहना चाहिए। यही आपका क्या कहलाता है? बंधुत्व। अब धर्मनिरपेक्ष जो बचता है ये आपका फर्स्ट में चला जाएगा। इसका मतलब होता है सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। ऑप्शन ए में चला जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? किससे तो संबंधित है दोस्तों? फौजदारी से। पहले कुछ कथन दिए गए हैं। ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून के दृष्टि से अपराध है। दूसरा कथन है अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना। तीसरा कथन है दोस्तों यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तीसरा जो कथन है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से की जाता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं केवल ए, बी और सी सही है। दूसरा ऑप्शन है बी, सी, डी सही है। तीसरा ऑप्शन है ए, सी, डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी चारों सही हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका केवल ए सही है, केवल बी सही है और केवल सी सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियाँ प्रयुक्त की गईं। ऑप्शन है निम्नलिखित में से क्या एक रणनीति नहीं है? इसमें नहीं, जो रणनीति नहीं है उसे आपको बताना है। अभियान है, बहिष्कृत करना, एकजुटता, विरोध करना। तो इसमें जो कि करेक्ट आप इसके आंसर से समझ गए होंगे, इसमें आप क्या होगा? बहिष्कृत करना। आपको किसी को अगर बहिष्कृत करेंगे या रणनीति के अंतर्गत नहीं आता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, करें सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसायों में हैं। उपरोक्त कथन में निम्न में से कौन सी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं? ऑप्शन हम पहले कथन इसमें हम देख लेते हैं। जो कथन दिया गया है, कह रहे भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, कथन है कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसायों जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल है में काम करने की अनुमति है। तीसरा जो कथन है दोस्तों, कह रहे कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सही है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों केवल सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी तथा सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। केवल दोस्तों क्या सही है, केवल सी सही है कि कानून बना देना ही काफ़ी नहीं। आप कोई भी कानून बना दीजिए, जब तक उसे सरकार सही तरीके से लागू नहीं करेगी तब तक उस कानून का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भूगोल की धारा स्थान एवं समय के परे समाज के विद्यमान संरचनाओं को समझने एवं चुनौती देने का प्रयास करती है। पहला है आलोचनात्मक भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल, तीसरा है मानव भूगोल, चौथा है क्षेत्रीय भूगोल। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आलोचनात्मक भूगोल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर दिए गए दो कथनों को परखें। पहला जो कथन है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्राकृतिक से व्यवहारिक है। जो दूसरा कथन है दोस्तों, दूसरा कथन पाठ्यक्रम में राज्य एवं उसके संस्थानों के विकास पर बल दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल कथन एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल कथन दो सही है, तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजनीति और सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से खाली जगह के माध्यम से किया जा सकता है। पहला है कौशल का अधिग्रहण, दूसरा ऑप्शन है कक्षाओं की डिजिटलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वंचित उत्तरों को बढ़ावा देने के लिए पुनरावृत्त वाले पाठों। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लेखक की आत्मकथा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में एक लघु चलचित्र दिखाता है। इसका अति प्रासंगिक कारण होगा दोस्तों, क्या होगा? चलचित्र मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा जो कथन है, चलचित्र एक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय दृश्य श्रव्य साधन है। अगला जो कथन है दोस्तों, कह रहे हैं कि चलचित्र कम समय में अधिक सूचना उपलब्ध कराती है, या फिर लास्ट कथन है चलचित्र मनोरंजन और अधिगम के लिए भी अवसर प्रदान करती है। इसमें पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सही है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों केवल सी और डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल बी सी और डी सही है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? बी सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण है? किसका दोस्तों? समावेशी कक्षा का उदाहरण है। प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार शिक्षिका अपनी अध्यापन विधि में परिवर्तन कर रही है। दूसरा कथन है दोस्तों, दृष्टिबाधित विद्यार्थी ब्रेल लिपि वाली पाठ्य पुस्तकों की सहायता से कक्षा में पढ़ रहे हैं। तीसरा जो कथन है, श्रवणबाधित विद्यार्थी कक्षा में सबसे आगे बैठे हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है केवल ए और बी सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, चौथा ऑप्शन है ए बी और सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ए बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कक्षा में किसी संसाधन का प्रयोग करते समय एक शिक्षिका के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विषय की भाषा एवं चित्र, पहला कथन है, बोधगम्य हो। दूसरा कथन है, लैंगिक संवेदनशील हो। तीसरा कथन है, सामाजिक पदानुक्रम एवं असमानताओं की आलोचनात्मक हो। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला है, कह रहे हैं केवल ए सही है। दूसरा है ए, बी और सी सही है। तीसरा है ए और बी सही है। या फिर लास्ट है केवल सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कॉलम ए का एक अध्यापक द्वारा जांच प्रश्नों की तकनीक को दर्शाता है और कॉलम बी उससे संबंधित विस्तार को कॉलम ए का बी से साथ मिलान करिए। दोस्तों पहले हम कॉलम ए समझते हैं, कॉलम बी है। कॉलम ए में है दोस्तों अधिक जानकारी इकट्ठा करना, उसके सामने लिखा गया छात्रों के संकेत देना। दूसरा है पुनः केंद्रित करना और उसके सामने लिखा गया प्रश्नों को और छात्रों की तरफ निर्देशित करना। अगले कथन पर चलते हैं। तीसरा है दोस्तों याद दिलाने का प्रयास करना, उसके सामने लिखा गया छात्रों और जानकारी इकट्ठा करना। लास्ट है पुनः निर्देशित करना, छात्रों से उसी बिंदु पर और प्रश्न पूछना। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला जो इसमें दिया गया ऑप्शन, कह रहे हैं सी पहले में जाएगा। एक मिनट, यहाँ से दोस्तों कह रहे हैं कि ए तीसरे में, बी चौथे में, या फिर सी पहले में, या फिर डी दूसरे में। दूसरा है कह रहे हैं ए तीसरे में, बी चौथे में, सी दूसरे में, डी पहले में, या फिर सी है ए पहले में, बी दूसरे में, सी तीसरे में, या फिर डी चौथे में। लास्ट है ए चौथे में, बी तीसरे में, सी दूसरे में, डी पहले में। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका तीसरे में चला जाएगा, बी चौथे में और सी पहले में, डी दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में चुनाव के थीम पर प्रयोगात्मक अधिगम में संलग्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है निर्वाचन प्रक्रिया में फिल्मी क्लिप दिखाना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में राजनीतिक रैली में भोजन। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान से उद्धरण पढ़ना। या फिर ऑप्शन डी है कक्षा प्रतिनिधि चुनने के लिए कक्षा में चुनाव का आयोजन कराना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए कक्षा प्रतिनिधि के चुनने के लिए कक्षा में चुनाव का आयोजन करना। डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपनी मिडिल स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका हास्याकरण की थीम पढ़ाना चाहती है। पहले हम कथन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से उप संप्रत्यय उसे अपनी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए? पहला है दोस्तों घेटोआइजेशन, दूसरा है तुलनात्मक वचन, तीसरा कथन है दोस्तों विस्थापन, चौथा है मुख्य धारा। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। केवल ए, बी और सी सही है। बी ऑप्शन है, बी और सी, डी सही है। तीसरा कथन है दोस्त, तीसरा ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। या फिर लास्ट है केवल सी और डी सही है। अब इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में शब्द संकलन प्रस्तुत होता है दोस्तों। शब्द संकलन प्रस्तुत होता है कैसे? पहले कथन हम समझते हैं। शब्दकोश के रूप में जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय की परिभाषा को याद करवाने में मददगार हो। दूसरा कथन है शब्दों के प्रयोग को समझाने के औजार के रूप में। या फिर तीसरा कथन है शब्दों के संदर्भ में प्रयोग करने वाले औजार के रूप में। अब इसमें उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कह रहे हैं केवल ए, बी सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल ए और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, केवल बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भारत में हसियारण थीम पर साक्ष्य आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। वह अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेगी? इसमें दोस्तों जो थीम है क्या है? हसियारण थीम है। तो पहले हम आप इसमें जो कथन दिए गए हैं कथन को देखते हैं।
विभिन्न समूहों के साक्षरता दरों, आंकड़ों और रिपोर्ट को एकत्रित करना। बी है दोस्तों इस थीम पर दूसरे छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। अगला है करें विभिन्न समुदायों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के प्रकारों के चित्रों के एकत्रित करना। डी है सरकारी नौकरियों पर आंकड़ों का प्रस्तुति करना। ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है करें केवल ए और बी सही है, बी ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, सी ऑप्शन है केवल सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल ए और डी सही है। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों आपका लास्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और डी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं उच्च प्राथमिक और सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में सबसे प्रचलित गलत अवधारणा क्या है दोस्तों। इसमें गलत पूछा है। अब आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। गलत अवधारणा क्या है दोस्तों, यह रचनात्मक व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। बी है दोस्तों यह तथ्यों से भरा है जो रटकर लिखने की मांग करता है। सी है दोस्तों इसमें हर कक्षा स्तर पर सामाजिक विज्ञान और मानविकी के सभी विषयों के घटक हैं। लास्ट है यह कुशल रोजगार के रास्ते खोलता है। इसमें जो गलत ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह तथ्यों से भरा है जो रटकर लिखने की मांग करता है। तो ऑप्शन बी गलत है, इसमें गलत पूछा है तो आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निर्धनता विषय पर परिचर्चा के दौरान एक उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निम्नलिखित में से किससे संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन पहला कथन है दोस्तों समता एवं समानता के मामले को। बी है व्यक्तिगत भावनाओं के आग्रह को। हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला केवल ए सही है, ऑप्शन बी दोस्तों केवल बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन ए बी में कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहें द्वितीयक स्रोत के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों। द्वितीयक स्रोत के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इससे वह सूचना मिलती है जिसका विश्लेषण, आलोचना और व्याख्यान नहीं हुई है। ऑप्शन बी है यह किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यान करता है। सी है दोस्तों करें प्रथम दृष्टा और अपरिष्कृत रूप में सूचना प्रदान करता है। डी है यह मौलिक सूचना प्रदान करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, या किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यायित करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन जो दिया गया है विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक परियोजना पद्धति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा जो कथन है दोस्तों परियोजना का आकलन परियोजना के पूरा होने पश्चात किया जाना चाहिए। ऑप्शन हम देख लेते हैं। करें कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन है दोस्तों कथन एक सही है और बी गलत है। सी ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों सही हैं। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कथन एक गलत है और कथन दो सही हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथन एक सही है और दो गलत हैं। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। निम्नलिखित सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। सही कथन आपको बताना है। पहला जो कथन है शिक्षार्थियों एवं समुदाय सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण। दूसरा कथन है उद्यान एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। सी है दोस्तों प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना। डी है राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है करें ए और बी सी सही है। बी ऑप्शन है ए सी और डी सही है। सी ऑप्शन है बी सी और डी सही है, या फिर डी ऑप्शन है दोस्तों ए बी और डी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहले कथन दिया गया है, यह नैदानिक, यह उपचारात्मक है। बी है दोस्तों, यह प्रभावी प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान बनाता है। सी है, यह विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की जानकारी उनके माता पिता को उपलब्ध कराता है। रचनात्मक आकलन की बात कर रहे हैं। डी है, यह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर बनता है। तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। कह रहे हैं कि ए, बी, सी, डी चारों सही हैं, या फिर ए, बी और सी सही है, या फिर दोस्तों ए, बी और सी सही है, या लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही है, डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए तथा यह पहचानिए कि किस विद्यार्थी को अधिगम सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों किसको अधिगम की सहायता की जरूरत है? परिस्थिति, एक शिक्षिका नक्शे के बारे में पढ़ा चुकी है तथा विद्यार्थी निम्नलिखित स्तर पर हैं। दोस्तों किसके बारे में? नक्शे के बारे में बता चुकी है, विद्यार्थियों का यह स्तर है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण का सही प्रतीकों के साथ खाका खींच पाती है। अगले ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं। विद्यार्थी बी, उत्तर दक्षिण दिशा को बिना त्रुटि के बता पाती है और पश्चिम पूर्व को अधिकतर बार सही कर बताती है। सी ऑप्शन है, विद्यार्थी सी अपने गांव के मानचित्र पैमाने के साथ सही प्रतीकों के साथ बना पाती है। लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी डी दोस्तों राजनीतिक मानचित्र पढ़ने में सक्षम है। तो इसमें किसे जरूरी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा को बिना त्रुटि को बता पाती है और पश्चिम व पूर्व को अधिकतर बार सही बताती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे आपको चारों ऑप्शन लग रहे हैं, चारों ऑप्शन सही होंगे और सही भी ऑप्शन है, लेकिन आप किसी बताने का प्रयास करेंगे तो आप बी की जो बच्चा है उसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो है उत्तर दक्षिण को बिना त्रुटि के बता पा रहे हैं, लेकिन पश्चिम और पूर्व को अधिकतर बार सही बताती है। लेकिन जैसे यहाँ पे अधिकतर लग गया है तो कहने का तात्पर्य कभी कभी वो गलत भी बता देती है, लेकिन वो ज़्यादा बार सही बताती है। तो ज़रूरी किसके होगा? ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले एक है दोस्तों, लोगों को एक ही छवि में बांधना, उसके सामने पूर्वाग्रह, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, अस्पृश्यता, छुआछूत। सी है दोस्तों, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, रूढ़िवादी धारणा कहलाता है। डी है, इसमें करें शुद्धता और अशुद्धता को मानना दोस्तों भेदभाव, उसके सामने लिखा गया है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा था, नहीं तो हम आपको इसी में मिलान करा देते हैं। इसमें जो कोई आपका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिए गए परीक्षा प्रश्नों में कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के लिए जगह बनाता है? ऑप्शन है, महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधान की व्याख्या करें। बी ऑप्शन है, सामाजिक बराबरी क्या होती है और उदाहरण से समझाएं। ऑप्शन सी है, भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की सूची बनाएं। ऑप्शन डी है दोस्तों, क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। यह पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे वह आपका 9 जनवरी 2023 को आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था और यह आपका पेपर 2 था। तो सीटेट में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए सभी को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, साथ में साथ उसकी जो आपके नए कंटेंट हैं उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे हम फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।